आज नामांकन लाडवा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है सीएम सैनी। नामांकन से पहले सीएम सैनी ने किया पूजा पाठ। नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम करेंगे जनसभा को संबोधित। तो हरियाणा से अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी का आज नामांकन। सैनी ने नामांकन किया दाखिल। नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम करेंगे जनसभा। नामांकन से पहले किया पूजा पाठ। तो सीएम नायब सिंह सैनी का आज नामांकन। हरियाणा में दोबारा विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अभी सीटों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी भारी संख्या में बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी से मुंह मोड़ कांग्रेस और अन्य पार्टियों का दामन थामा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आगामी चुनाव में स्थिति आसान नहीं। सीएम नायब सिंह सैनी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। पूजा पाठ करने के बाद यह नामांकन दाखिल किया गया और इसके बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। लाडवा विधानसभा सीट से सीएम नायब सिंह सैनी ने दाखिल किया अपना नामांकन। और इसी खबर पर हमारे साथ हरियाणा से स्टेट हेड संदीप शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी संदीप, जिस तरह से सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना नामांकन लाडवा सीट से दाखिल किया है और बताया जा रहा है कि इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ स्थिति वहां देखने को मिल रही है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर अगर बात करें तो करीब करीब अभी तक जो सभी पार्टियों के मिलाकर 135 उम्मीदवार नामांकन अभी तक जो है कर चुके हैं। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा आपको ज्ञात होगा 67 सीटों पर अपना जो है उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और आज की तारीख में जो है करीब करीब जो है 21 नामांकन भाजपा की तरफ से दाखिल किए जाएंगे। वहीं मुख्य तौर पर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी लाडवा सीट से जो है आज नामांकन दाखिल किया और उससे पहले जो है उन्होंने लाडवा में अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और हवन पूजा भी वहां पर की है। और साथ में तस्वीरों में देखा भी गया है कि उनकी जो है धर्मपत्नी सुमन सैनी भी जो है उनके साथ मौजूद रही हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी जो है उनको भी कुछ हौसला अफजाई करते हुए उनको शुभकामनाएं बधाई भी दी है और कहा है कि मैं जो है चुनाव के दौरान उनके यहाँ पर इस वक्त उपलब्ध रहूंगा। और उन्होंने जनता से ये भी कहा है कि कार्यकर्ताओं से ये भी अपील की कि पहले उनको यहाँ से सांसद चुना गया था और अब जो है जनता यहीं की भरपूर प्रेम के साथ वह विधायक जो है चुनेगी। जी बिल्कुल, तो लाडवा सीट से विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की तो भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा देकर अन्य पार्टियों का दामन थामा है। हरियाणा में इस बार चुनाव को लेकर किसी भी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है बीजेपी खेमे में भी और कांग्रेस खेमे में भी? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की जो है इस तरफ अगर बात करें चुनाव की तो सीधी सीधी जो टक्कर है वो यही देखी जा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के मध्य ही जो है जो सीधी टकराव रहेगा। और कहीं ना कहीं पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें कि सपा या कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन होगा उनका, पर वो कयास भी जो है अभी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और उन्होंने कल आम आदमी पार्टी की भी जो है 20 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी थी। वहीं आज उसके साथ साथ 9 उम्मीदवारों की जो है लिस्ट एक और आम आदमी पार्टी ने भी जारी की। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं इनका सीधा टकराव जो है वो कहीं ना कहीं 50% के जो राज्यसभा चुनाव में हुआ था 5 सीटों के दौरान, कहीं ना कहीं ऐसा एक मजबूत जो है दोनों ही पार्टियां अपनी दावेदारी दिखा रही है। जी बिल्कुल, तो दोनों ही पार्टियां अपनी दावेदारी दिखा रही हैं। सीएम नायब सिंह सैनी को लेकर अगर देखा जाए तो लाडवा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन उसके अलावा राजस्थान सरकार के भी दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दिया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी खेमे की देखी जाए और सीएम की लाडवा सीट की देखी जाए तो क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर हम समीकरणों की बात करें वो तो देखो परिणाम के बाद ही जो स्थिति जो क्लियर हो जाएगी कि परिणाम जो आएंगे वो तो आगे की बात है। लेकिन अगर फिलहाल की अगर हम स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है पुरजोर कोशिश कर रही है और वो भी अपना पूरा जो है सीट को अपनी सरकार बनाने में जो है पूरी दावेदारी ठोक रही है। वहीं पर अगर हम बात करें कि जो असंतुष्ट जो उम्मीदवार थे जो बात कर रहे थे कि जो कंफर्म थे कि हमें टिकट मिलेगी और टिकट ना मिलने से जो उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं जो वो शिफ्ट हुए हैं, इधर से उधर गए हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम आजाद चुनाव लड़ेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है दोनों ही पार्टियों की जो नाराजगी है उम्मीदवारों को लेकर, तो कहीं ना कहीं
नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो है पार्टियों को डेंट पड़ेगा जरूर इस बार। लेकिन सीधे तौर पे अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस की जो है बिल्कुल आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। जी बिल्कुल संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने का मामला, संदिग्धों ने ट्रेन को उड़ाने का बनाया था डबल प्लान। आईएएस के साथ खुरासान मॉड्यूल पर ट्रेन डिरेल करने का शक। जांच एजेंसियों का आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पर शक। फिलहाल एजेंसियों को कोई अहम सुराग नहीं मिला। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम एटीएस कर रही है जांच। तो कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने का मामला आया सामने। लगातार ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर और ट्रेन डीरेल होने को लेकर कई घटनाएं देश के अलग अलग राज्यों से निकल के सामने आ रही है। कानपुर से भी 2 घटनाएं हाल ही के दिनों में निकल के सामने आई है, जहां एक बार सिलेंडर और दूसरी बार ट्रेन की पटरी पर लापरवाही की वजह से या ट्रेन की पटरी पर साजिश की वजह से ट्रेन के कुछ डिब्बे पलटे हुए नजर आए थे। हालांकि उस घटना में किसी की जान के हताहत होने की कोई खबर निकल के सामने नहीं आई थी। लेकिन इस तरह की घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं, ऐसे में रेल की पटरी पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेलवे के साथ ही साथ अन्य विभागों को भी और ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और ऐसे में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने का यह मामला सामने आया। संदिग्धों ने ट्रेन को बम से उड़ाने का बनाया था प्लान। 15 के खुरासान कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने का मामला यहाँ पे सामने आया, आईएएस के खुरासान मॉड्यूल पर ट्रेन को डिरेल करने का शक बताया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने का मामला सामने आया है, क्योंकि रेल की पटरियों पर गैस सिलेंडर रखकर कहीं न कहीं एक बड़ा धमाका करने की तैयारी का शक जो है सरकार को है। और इसीलिए अब इस मामले की एनआईए और एटीएस गहराई से छानबीन भी कर रही है। और शक है कि जांच टीम को कुछ संदिग्धों ने ट्रेन उड़ाने का डबल प्लान बना दिया था और धमाके की चपेट में कई बोगियां आ जाए, ऐसा भी प्लान था। आईएएस के खुरासान मॉड्यूल पर ट्रेन डिरेल करने का शक अब पुख्ता होता चला जा रहा है। और जांच एजेंसियों ने आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पर शक जताया है। और एनआईए की 5 सदस्यीय टीम जिस तरह से जांच कर रही है, उनके साथ एटीएस की जांच है। और साथ ही साथ रेलवे के बरेली डिवीजन के इंजीनियर की तरफ से एक तहरीर भी दी गई है। और तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। और एनआईए और एटीएस की जांच टीम इस मामले में बारीकी से निरीक्षण करते हुए 2 टिकट समेत 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है। और सभी लोगों को हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ कर रही है। और जिस तरह से जांच टीम को यह शक है कि आईएसआईएस का मॉड्यूल यहाँ पर काम कर रहा है ट्रेनों को उड़ाने और दुर्घटना को अंजाम देने के लिए साजिश है, इस पर भी गहराई से छानबीन चल रही है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से ट्रेन हादसे हुए हैं, उसमें भी कहीं न कहीं जो है अब उस मामले को भी जोड़कर एटीएस और एनआईए की टीम गहराई से छानबीन कर रही है। जी बिल्कुल, तो गहराई से छानबीन यहाँ पर चल रही है। आसिफ, ट्रेन को लेकर सुरक्षा मामलों में पिछले कई घटनाओं को देखा जाए तो जिस तरह से कानपुर में भी इस तरह की घटना हुई थी और इसके बाद एक बार फिर से इस तरह की घटना यूपी में निकल कर सामने आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और किसकी चूक इस तरह की घटनाओं में मानी जा सकती है? देखिए, तमाम ऐसी घटनाएं रेलवे को लेकर हुई है। कई लगातार घटनाओं से कहीं न कहीं जो है सरकार पर भी उंगली उठ रही थी कि रेल मंत्रालय सही से ट्रेनों का संचालन नहीं कर पा रहा। और अभी कुछ दिन पहले हुई कानपुर में ही ट्रेन दुर्घटना में जिस तरह से जो है रेल के ड्राइवर ने कहा था कि धमाका हुआ था और धमाके के बाद ट्रेन डिरेल हो गई थी। और उसके बाद कालिंदी एक्सप्रेस के सामने सिलेंडर का मामला आया, तो इससे कहीं न कहीं शक और पुख्ता भी होता चला जा रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। और देश भर में ट्रेनों के सुरक्षा को लेकर
यह एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हो गई हैं। रात में आरपीएफ और जीआरपी की पूरी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है और इसके अलावा इसके पीछे किसका हाथ है, आईएस के खुरासान मायूदुल का हाथ है या फिर कोई पाकिस्तानी एजेंट का हाथ है, इसका पूरा ब्यौरा भी तैयार कर रही है। उनको पकड़ने की पूरी तैयारी कर रही है एनआईए और एटीएस। और सूत्रों का यह भी दावा है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण सुराग हाथ भी लग चुके हैं पूछताछ में, जो 14 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो इसके बाद अभी जो है एनआईए और एटीएस की पड़ताल जारी है और सुरक्षा को लेकर भी पूरा जी बिल्कुल आसिफ जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद खबर लखनऊ से। लखनऊ की ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने का मामला आया सामने। ट्रांसपोर्ट नगर की गिरी बिल्डिंग की जांच में कई खुलासे सामने। 2 फ्लोर का नक्शा पास कराकर खड़ी कर दी गई तीसरी मंजिल, अवैध निर्माण कर बनाई गई तीसरी फ्लोर। वहीं पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की जांच में बिल्डिंग के कॉलम मिले कमजोर। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर जांच टीम कर रही है जांच। तो ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग के गिरने के मामले में अब जांच में कई खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 फ्लोर का नक्शा पास कराने के बाद तीसरी फ्लोर खड़ी कर दी गई थी। इसके अलावा पिलर बनाने में भी जिस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो भी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के मानक के अनुरूप नहीं थे। यानी कि बिल्डिंग में जिस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, जिस तरह के सामान का इस्तेमाल किया गया था, वो मानक के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा 2 फ्लोर का नक्शा पास होने के साथ ही साथ तीसरे फ्लोर का गठन किया गया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा निकलकर सामने आया है। पटना से लखनऊ के बीच नाबालिग से 2 दिन रेप, रांची से अगवा की गई छात्रा को ट्रक ड्राइवर को सौंपा गया। छात्रा को उसके ही परिचितों ने ट्रक ड्राइवर को सौंपा। ट्रक ड्राइवर छात्रा को पटना लखनऊ लेकर पहुंचा। 2 दिनों तक किशोरी से कई बार किया दुष्कर्म, वहीं किशोरी के विरोध करने पर पिटाई भी की। तो रांची से अगवा की गई छात्रा को ट्रक ड्राइवर को सौंपा गया। छात्रा को उसके ही परिचितों ने ट्रक ड्राइवर को सौंपा। किशोरी के विरोध करने पर पिटाई भी की गई। ट्रक ड्राइवर छात्रा को पटना लखनऊ लेकर पहुंचा। और इसके बाद खबर बहराइच से है। बहराइच में एक और भेड़िया सोमवार की देर रात पकड़ा गया। वन विभाग के द्वारा अब तक 5 भेड़िए यहां पकड़े जा चुके हैं। सोमवार की देर रात सर्च ऑपरेशन के दौरान सिसैया चुड़ामणी गांव में वन विभाग की टीम को एक आदमखोर भेड़िए को पकड़ने में सफलता मिली है। इसी गांव में कुछ दिन पहले भेड़िया ने एक बच्चे को मार दिया था। आपको बता दें कि मेहसी तहसील क्षेत्र के करीब 50 से ज्यादा गांव में 2 महीने से भेड़िए की दहशत कायम है, जिससे अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। करीब 43 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं वन विभाग के द्वारा अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जिसमें से 1 की मौत हुई है। 2 भेड़िए लखनऊ के चिड़ियाघर में, जबकि 1 गोरखपुर चिड़ियाघर में है। अब तक पकड़ा गया 5वां भेड़िया बीती रात वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। वहीं अगली खबर भी लखनऊ से सामने आ रही है। ठाकुरगंज में एशियन अस्पताल पर गंभीर आरोप, डॉक्टरों पर किडनी निकालने का आरोप लगाया गया। पथरी का इलाज कराने गए मरीज की किडनी निकाली। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों की बिना अनुमति के डॉक्टर ने निकाली किडनी। पथरी का इलाज कराने गए मरीज की किडनी निकाली। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों की बिना अनुमति के डॉक्टर ने निकाली किडनी। लखनऊ के ठाकुरगंज में एशियन अस्पताल पर गंभीर आरोप। तो लखनऊ की ठाकुरगंज में एशियन अस्पताल पर गंभीर आरोप निकलकर सामने आ रहे। बताया जा रहा है कि बिना परिजनों की जानकारी की किडनी निकालने का आरोप अस्पताल और डॉक्टर पर लगाया गया है। अगली खबर संभल से है, जहां तहसील की बकाया वसूली करने पहुंची टीम ने अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन को पकड़ा। बता दें कि एसडीएम विनय मिश्रा के नेतृत्व में कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची थी, जिसके बाद प्रशासन ने मौके से 28 ई रिक्शा और बाइक बरामद किए हैं। बता दें कि आसपास के घरेलू कनेक्शन से किए जाते हैं बैटरी संचालित
ई रिक्शा चार्जिंग के नाम पर प्रतिदिन वसूले जाते हैं 50 से 60 रुपए। टीम ने पकड़ा अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन। एसडीएम विनय मिश्रा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। और इसके बाद खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां बंदर के हमले से महिला हुई घायल। बता दें कि बंदर ने महिला का पर्स छीना तो महिला बंदर के पीछे भागी, तभी सीढ़ियों से नीचे आ गिरी और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बंदरों के आतंक की लाइव तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। बिजनौर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुलदार को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बिजनौर जिले के नगीना वन रेंज के हूर नागला गांव और में एक और गुलदार पकड़ा गया है। गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया, तो वहीं बीते 3 दिनों से रोज एक गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो रहा है। गुलदार के हमले में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, जिसके बाद वन विभाग का ऑपरेशन गुलदार जारी है। अगली खबर कन्नौज से है, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि बिजली के पोल में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सरायदानगंज का बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।